हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग की एक जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, फिर चाहे आप प्रोग्रामिंग शुरू करने का, कोडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, या आपने ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, आप बिगिनर फेज में है, या फिर आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा कर लिया है और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है। इस वीडियो को खासकर मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं, फिर चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज से हो, या इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडियन प्लेसमेंट सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास दो तरीके की कंपनीज होती हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। इनमें से सबसे पहली होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो किसी सर्विस ऑलरेडी बिल्ट कोई प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर उसको यूज करके हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो उस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और दूसरे टाइप की कंपनीज होती हैं हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो एक्चुअली किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करने पर काम करती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के एग्जांपल्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। अब यूजुअली इंडस्ट्री के अंदर सर्विस बेस्ड कंपनीज के जो पैकेजेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पैकेजेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स जो है शुरुआत में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे होते हैं। तो इनके बारे में मैं एक चीज बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में चाहे आप ऑन कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप अभी एक सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फिर मोस्ट ऑफ द बड़ी एमएनसीज और अच्छी कंपनीज आपसे इंटरव्यूज के अंदर और कोडिंग टेस्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की एक चीज पूछती है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर आपने सुना नहीं है कि क्या होता है, जैसे गूगल हो गया तो गूगल के पास अपना कुछ डेटा होता है जिसको स्टोर करके रखता है। फेसबुक हो गया तो फेसबुक के पास उसके सारे यूजर्स का कुछ ना कुछ डेटा स्टोर्ड होगा। इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के पास कुछ ना कुछ डेटा होगा। व्हाट्सएप के पास कुछ डेटा होगा। अब ये कंपनीज अपने डेटा को किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करती हैं उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, और उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए किन किन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो इन जनरल डेटा को जिस भी स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। और ऑपरेशंस अप्लाई करना यानी अगर मुझे उस डेटा को डिलीट करना है तो, अगर मुझे किसी इंस्टाग्राम यूजर की इंस्टाग्राम फोटो को सर्च करना है तो, या व्हाट्सएप पे मुझे कोई मैसेज सर्च करना है तो इंटरनली जो कोड चलते हैं, जो एल्गोरिथम्स चलती हैं, उनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा पर एक्चुअली काम कैसे करते हैं कोडिंग के अंदर। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मैक्सिमम कंपनीज पूछती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इंटरव्यूज के अंदर भी एंड कोडिंग टेस्ट के अंदर भी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री में आपका लॉजिक टेस्ट करने का, साथ के साथ ये चेक करने का कि आपकी प्रोग्रामिंग पर कितनी स्ट्रॉन्ग कमांड है। इसीलिए अगर हम कोडिंग जर्नी में बढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम किसी बड़ी एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर काम करना है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा पहले ही मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि हमसे वहां पर मैक्सिमम केसेस में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 5 to 7 years ऑफ योर करियर पूछा जाएगा। तो हम उसी तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें। अब यहां पर एक और केस सिनेरियो आता है जिसमें आपके स्टार्टअप्स भी आते हैं। अब स्टार्टअप्स हो सकता है कुछ सर्विस बेस्ड हो, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड हो, तो स्टार्टअप्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हायरिंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टअप के अंदर आपसे डीएसए ना पूछा जाए। उस टाइम पर हो सकता है कोई स्टार्टअप अगर वेब डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहा है तो आपकी कोर वेब डेवलपमेंट स्किल्स के बेसिस पर हायर करे। अगर ऐप बनवाने के लिए हायर कर रहा है तो आपकी कोर ऐप डेवलपमेंट स्किल्स के बेसिस पर हायर करे। तो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके की कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए हमें क्या क्या पढ़ने की, क्या क्या तैयारी करने की जरूरत है। इसके अंदर एक और चीज हमें नोट करनी है कि कॉलेज के अंदर हम चाहे फर्स्ट ईयर से डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स करना शुरू कर दे, पर हमें इनको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, क्योंकि कोडिंग के अंदर आप चीजें भूलते बहुत जल्दी हैं। इसीलिए डीएसए को हमें तब तक प्रैक्टिस करना होता है जब तक हमारी अच्छी जगह एक प्लेसमेंट नहीं लग जाती जिससे हम सेटिस्फाइड हो। यहाँ पे नोट करने वाली चीजें, मैंने इंटर्नशिप नहीं बोला, मैंने प्लेसमेंट बोला है, क्योंकि कभी कभी हमारी इंटर्नशिप लग जाती है 3rd ईयर के अंदर, पर उसके बाद अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हो सकता है हमारा वहां से रिटर्न ऑफर ना आए, तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए हमें दोबारा शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि एक बार हम अपना डीएसए पढ़ ले तो फिर उसको हम रिवाइज करते रहे टाइमली, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे टाइमली, ताकि प्लेसमेंट के टाइम पर दोबारा हमें पढ़ने में उतना ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए ये कि कॉलेज के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा जो है पीयर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपको दिखेगा कि आपका कोई दोस्त ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई अलग से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं और मैं सारी की सारी कैसे करूं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 2-3 चीजें एक साथ करना शुरू कर देते हैं। हम ऐप डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, या फिर हम 3 लैंग्वेजेस एक साथ स्टार्ट कर देते हैं सीखना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। हमें प्रोग्रामिंग के अंदर एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए।
अगर मुझे पता है कि एक चीज में मेरी अच्छी कमांड हो गई है, अब इसको बस मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उसके साथ हम एक सेकंड पैरेलल चीज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डीएसए सीखना है प्लेसमेंट्स के लिए, तो मैं अपना डीएसए स्टार्ट कर दूं, और जैसे ही मुझे लग रहा है डीएसए पर मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड हो गई है, आधे से ज्यादा डीएसए खत्म हो गए हैं, तो उसके साथ साथ पैरेलली मैं या तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ अपने वीकेंड्स पर, या मैं ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकती हूँ, या मैं थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग देखना शुरू कर सकती हूँ। पर कभी भी दो से ज्यादा टेक्नोलॉजीज पर एक टाइम पर काम ना करें, बिकॉज इट डिवाइड्स आवर फोकस, एंड फिर हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा चीजें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स का एक और सवाल होता है कि कॉलेज के अंदर मुझे एक और लैंग्वेज सिखाई जा रही है, जैसे पाइथन सिखाई जा रही है, बट प्लेसमेंट के लिए C++ एंड जावा मैंने सुना है कि बहुत अच्छी होती हैं, तो मैं जावा साथ में कर रहा हूं और पाइथन भी कर रहा हूं, तो दोनों को कैसे बैलेंस करूं? इसको बैलेंस करने का बेस्ट तरीका ये होगा कि पाइथन को हम उतना ही पढ़ें जितना हमारे कॉलेज एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है। जैसे हम किसी और दूसरे, जैसे इंग्लिश को कॉलेज एग्जाम्स के लिए जितना हम पढ़ते हैं, अच्छे ग्रेड्स के लिए जितना हम पढ़ते हैं, उतना ही हम पाइथन को प्रैक्टिस करें। और अगर हमें अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन C++ या जावा में करनी है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस डालें अपनी फ्री टाइम के अंदर। तो जब भी हम टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं, हमेशा सीखने के पीछे का मोटिव पता होना चाहिए कि अगर हम कॉलेज एग्जाम्स के लिए सीख रहे हैं तो हमें कितनी सीखनी है, अगर हम प्लेसमेंट्स के लिए सीख रहे हैं तो कितनी सीखनी है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सीख रहे हैं तो हमें कितनी सीखनी है। और कोशिश करिए एक टाइम पर हम दो टेक्नोलॉजी से ज्यादा किसी टेक्नोलॉजी पर काम ना कर रहे हो। थर्ड ये कि अगर हम नए नए कॉलेज के अंदर आए या फिर ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाती है अगर हमारा एक ग्रुप ऐसा हो जो हमारे साथ साथ कोडिंग करता हो। तो जैसे कॉलेज के अंदर अगर हम नए नए आए तो आप अपने क्लासमेट्स में देख सकते हैं जो ऑलरेडी या तो कोड करते हो या जिनका मन है आपकी तरह कंपनीज IT सेक्टर के अंदर जाने का, तो उनके साथ मिलकर आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के कई फायदे होते हैं, जिनमें से पहला ये होता है आपको अगर कोई सवाल नहीं आया तो हो सकता है आपके ग्रुप में किसी और को आता हो तो वो आपको समझा देंगे। सेकंड फायदा ये होता है आप मिलकर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस की आप अप्रोच डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया, आपने किस तरीके से सॉल्व किया, तो आपको भी नए तरीके पता चलते हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तीसरा ये कि आपने कुछ आज नया सीखा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो वो नॉलेज आपके लिए भी रिवाइज हो जाएगी। एंड चौथा और सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि अगर आप एक अच्छा ग्रुप बनाते हैं तो बाकी लोग भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ कर लाएंगे, आप भी ढूंढ कर लाएंगे। जैसे हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको बता दे कि माइक्रोसॉफ्ट में ये ओपनिंग निकली है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, या गोल्डमैन सैक्स में ये ओपनिंग निकली है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अडोबी का ये कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें हम मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट होते हैं जहां पे ग्रुप पे पार्टिसिपेशन अलाउड होता है, तो आप एज अ टीम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ICPC एक ऐसा बहुत ही वर्ल्ड वाइड नोन कॉम्पिटिशन है जिसमें आप एज अ टीम जा सकते हैं, और उसमें आप अगर जीतने हैं तो वो आपके रेज्यूमे को बहुत ही बेटर बनाता है। तो आप एक ग्रुप ऑफ गुड पीपल सर्च कर सकते हैं अपने अराउंड जो आपकी तरह इस इंडस्ट्री के अंदर आने में इंटरेस्टेड है। चौथी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे दिमाग में कई बार ऐसा सवाल आता है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी सीख ही रहा हूं, कोडिंग सीख ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं बेस्ट टेक्नोलॉजी सीखूं या बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो इसमें हमें पता होनी चाहिए दैट देयर इज नो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज नो बेस्ट टेक्नोलॉजी। आप जिस भी टेक्नोलॉजी पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड है वही आपके लिए बेस्ट हो जाता है। तो इसमें हमें अपने केस सिनेरियो के हिसाब से चीजें सीखनी पड़ती है। इनफैक्ट इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको शुरुआत से अगर कोडिंग सीखनी है, तो अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सीखनी है तो क्या क्या सीखना चाहिए, वेब डेवलपमेंट सीखनी है क्या क्या सीखना चाहिए, प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। अगर हम डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि अगर हमें प्लेसमेंट्स के लिए जाना है तो टारगेट करिए C++ या जावा में से किसी एक लैंग्वेज को। डेवलपमेंट के लिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं कि मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, एंड्रॉइड करना है उसमें, या iOS एप्पल डिवाइसेस के लिए मुझे डेवलप करना है, मुझे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना है, या मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, AI सीखनी है। तो इस तरीके से पहले आपको डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हैं उसमें पॉसिबल टेक्नोलॉजीज क्या है। और कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी या अच्छी नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप ये सोचें कि मैं फ्यूचर में 15 साल तक जो टेक्नोलॉजी टिकी रहेगी, जैसे आजकल AI ML है जो 15 साल तक टिका रहेगा, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है जो नया नया आ रहा है तो शायद वो 20 साल तक टिका रहेगा, तो मैं उनको सीख लेता हूं। तो ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। PHP बहुत लंबे टाइम तक चली आ रही है, एंड इनफैक्ट आज भी काफी सारी कंपनीज PHP डेवलपर्स को हायर करती है क्योंकि ऑलरेडी कोड बेस PHP में बना हुआ है, इवन दो इट इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज। तो ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है एकदम से एक्सटेंड हो जाएगी। एंड ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब ही यही होता है कि वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं। तो इसीलिए एक लैंग्वेज में अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा नई टेक्नोलॉजीज को सीखना। तो खुद को हमेशा थोड़ा सा फ्लूइड रखना है कि मैं कभी भी अगर टाइम्स चेंज होंगे, रिक्वायरमेंट चेंज होगी कंपनी की, तो मैं नई टेक्नोलॉजी भी सीख लूंगा। तो शुरू से जरूरी नहीं है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें जो अगले 20 साल तक रहेगी, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगले 20 साल तक कौन सी टेक्नोलॉजी सर्वाइव करेगी और कौन सी नहीं करेगी।
इनफैक्ट जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स करेंगे, जिस भी लैंग्वेज में करेंगे, आपके इंटरव्यूज जिस भी लैंग्वेज में होंगे, कोडिंग टेस्ट भी जिस भी लैंग्वेज में होंगे, कंपनी जैसे भी लेगी, आपसे कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जरूरी नहीं है उसी लैंग्वेज में काम कराया जाए। इनफैक्ट आपके जो इंटरव्यूज या कोडिंग टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होंगे, जरूरी नहीं है कि कंपनीज के अंदर जाने के बाद भी आप उसी लैंग्वेज पर काम कर रहे होंगे। मोर देन 90% ऑफ द केसेस में आप एक दूसरी टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज को सीख रहे होंगे जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो वहां पर जो आप डीएसए में